अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बहुत कम वक्त रह गया है कि हमें एक वाज़े IMF की डील नज़र आएगी, लेकिन जो रिवाइज बजट पेश किया जा रहा है उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? क्या वाकई हम देखेंगे कि इस चैलेंज से निकलने के बाद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करती है और 2.3 बिलियन डॉलर्स का जो लोन आपको चाइनीज़ से मिल रहा है और उसके बाद दूसरे इंटरनेशनल क्रेडिटर्स भी आपको पैसे देंगे, उसकी यूटिलाइजेशन हमारे मुल्क में कैसी होगी, इस पे बात करेंगे। पंजाब में 20 सीटों पे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं और इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम कैंडिडेट्स विड्रॉ कर ली हैं और ये एक वाज़ेह इशारा है कि एक और चैलेंज है जिसके सामने सिर्फ PMLA नहीं खड़ी है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हारून शरीफ साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। हारून शरीफ साहब, मुझे बताइएगा कि जो रिवाइज्ड एडिशन ऑफ बजट होगा उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, बजट की जो ऑलरेडी सिम थी उसके अंदर ऑब्वियसली मईशत को टाइटन करने की जो पॉलिसीज थी वो नजर आ रही थी, लेकिन IMF के फ्रेमवर्क से वो मुताबिकत नहीं रखता था। बिकॉज जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं वो कहीं ज़्यादा डीपर हैं। तो अब इन्होंने जो दोबारा निगोशिएट किया है और उसके अंदर रेवेन्यू के टारगेट्स बढ़ाए हैं, फ्यूल की लेवी की एक अग्रीमेंट किया है कि 50 रुपया किस तरह स्टैगर्ड तरीके से ऐड करनी है, इसी तरह कुछ इनकम टैक्स में तब्दीलियां की हैं। तो उसके बाद अब जो बजट है उसके अंदर एक तो रेवेन्यू के टारगेट्स अब ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर इनके पास इलेक्शन ईयर में फिस्कल स्पेस, हुकूमत के पास जो ये पॉपुलर टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं उसकी कम से कम होती जाएगी, जिससे इनको सियासी तौर पे नुकसान होगा। आम आदमी के लिए रिलीफ पहले भी जो थी बहुत कम थी, और कुछ तो 2-3 उन्होंने मेजर्स लिए थे, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। टारगेटेड सब्सिडीज चलती रहेंगी, लेकिन जो मिडिल इनकम के लोग हैं, फिक्स्ड इनकम वाले, वो एक अपने आप को उनको एक बहुत सीरियस महंगाई के शॉक के लिए तैयार रहना हारून चाहिए। शरीफ साहब, ये 43 बिलियन के एडिशनल टैक्सेस, ये आपको समझ में आता है ये कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप हमें अभी भी देखें जो हमारे टैक्सेशन है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन तकरीबन 60% है और डायरेक्ट 40% के आसपास है। एक डिबेट चल रहा था, ये लोग 12 लाख तक की इनकम को छूट देना चाह रहे थे, जबकि IMF अपनी ग्लोबल एग्जांपल दे रहा था कि आप 6 लाख तक के नीचे के लोगों को छूट दीजिए और बाकियों को टैक्स कीजिए। तो इमीडिएटली जो हमारी बार्गेनिंग पावर कम है तो हमें IMF की बात माननी पड़ी, और वो टैक्सेस जो सैलरीड हैं उनके तो कलेक्ट करने आसान हैं, लेकिन जो छोटे तबके के ताजिर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल स्पेस में है, जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तब तक उनकी टैक्सेशन को वसूल करना एक मुश्किल हजम है। तो लेकिन इसमें मैं FBR टॉपिक का आपका जो थोड़ा काम है सा वो, जी 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 मुकम्मल कर लें। मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा, जो मेरी जिसने डेवलपिंग इकोनॉमीज में काम किया बहुत सी में, जहां मुझे तज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक बजट के अंदर मुझे कुछ नॉन टैक्स मेजर्स, एक्सपेंडिचर कट्स के नहीं दिखाई दिए जा रहे। कैबिनेट बदस्तूर एक्सपैंड हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के पर्क्स भी वहीं पर हैं, मिनिस्ट्रियों को भी नहीं श्रिंक किया जा रहा। तो हमारा तवज्जो ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ टैक्सेशन पे है, ना कि उनको डिप्लॉय कहाँ किया जा रहा है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि हुकूमत को IMF नो IMF इतने मुश्किल हालात में एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए और खर्चे घटाने चाहिए। तो ये शुरुआत कहाँ से हो सकती है? कह तो रहे हैं कि इमारात में कमी लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स को जो जो फॉर एग्जांपल मुफ्त बिजली या मुफ्त तेल की फरामी है उसमें कटौती करेंगे, कर तो रहे हैं। जी, ये सिंबॉलिक है, अभी तक मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा है। ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा मिनिस्टर से ज्यादा, जैसे वैपडा वगैरह जो दो इदारे हैं, इनके सब एम्प्लॉयज को बिजली मुफ्त है, इसी तरह PIA को टिकट मुफ्त हैं। जो हमारा स्टेट की पूरा स्ट्रक्चर है उसमें पर्क्स का जो हुज्म है वो किसी भी तरह से किसी इंटरनेशनल इदारे की सैलरी से कम नहीं है। अब इस बेल्ट टाइटनिंग के तौर पे आप जरूर उनको मराद दीजिए, इंसेंटिव दीजिए, लेकिन उनको परफॉर्मेंस से लिंक कीजिए। ये तो नहीं कि हम सबको सारा वक्त पेटनेज में रखें और उसको इस्तेमाल करते रहें।
तो मेरी राय ये है कि एक्सपेंडिचर, दूसरा कट जो बड़ा जरूरी है, हमारे पास बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनको हम डीरेगुलेट करके इन्वेस्टर्स को नहीं दे रहे हैं और सब कुछ टैक्स पेयर के पैसे से कर रहे हैं। ठीक है हारून जैसे शरीफ साहब, गवर्नमेंट ये भी कहा है कि एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स को टैक्स उन पे लगाएंगे। जी, वो अच्छी बात है कि असल चीज तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ही ये है कि आप रिच को टैक्स करते हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं निचले तबके के लिए। लेकिन वो रिफॉर्म जो है उसको इम्प्लीमेंट होते बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है और वो इस हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। इट ऑल डिपेंड्स कि अगले इलेक्शन के बाद कौन पावर में आता है और उसकी कंटिन्यूटी रह पाती है या नहीं, क्योंकि एलीट का इतना कैप्चर है कि वो किसी भी पॉलिसी को हमारे मुल्क में इस ठीक है वक्त हारून शरीफ साहब, ये इन्फ्लुएंस। बताइएगा कि मुफ्ती साहब बार बार क्लेम करते हैं कि अगर आईएमएफ की डील हो जाए और उसके कुछ अरसे के बाद डॉलर एटलीस्ट 180 पे लेके आ जाएंगे, ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, डॉलर को प्रिडिक्ट करना, एक तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में हैं उनको इस तरह की डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो खाली आईएमएफ की ट्रांच के आने से ये डॉलर की राइज नहीं हुई है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसमें ग्लोबल ऑयल सप्लाई के फैक्टर्स हैं, दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है, उसकी जो अभी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। सो वी नीड टू हैव ए वेरी सीरियस वर्क ऑन दैट कि रूपी डॉलर की पैरिटी क्या होनी चाहिए। हाँ, कुछ रिवर्सल होगी, क्योंकि जब जो ही हमारी डिमांड डॉलर की कम होगी तो उसकी एडजस्टमेंट जरूर आएगी। लेकिन मैं बड़ा हेसिटेट करूंगा कि हम कोई नंबर दे दें कि वहां रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो असल फॉल्ट लाइन तो अभी भी वही है कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर गैप है, जो हमने पेमेंट्स करनी है और जो हम कमाते हैं एक्सपोर्ट से या रेमिटेंस से, उसके अंदर फर्क जो है वो तो अभी भी सालाना 10 अरब डॉलर का है। तो कहीं से तो वो लाने हैं, तो डिमांड डॉलर की हाई रहेगी। ठीक है, ये 2.3 बिलियन डॉलर्स का चाइनीज लोन, ये कितना काम आने वाला है? देखिए, ये हम अपना डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप डेस्परेशन की सूरत हाल में होते हैं तो कोई भी इनफ्लो जो है, खास तौर पे जो बाहर के लोग हैं जिनसे हम तिजारत करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि हम अपनी जो इंपोर्ट है उसका बिल पे कर पाएंगे। तो ये ट्रांजैक्शंस के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो लोन्स हम ले रहे हैं, ये कोई हम मुल्क की तरक्की या डेवलपमेंट पे नहीं लगा रहे हैं। जो हम डोमेस्टिक लोन लेते हैं उससे हम तनख्वाहें और खर्चे पूरे करते हैं, जो हम बाहर का लोन लेते हैं उससे हम पेमेंट्स करते हैं जो हमारी डेट की हैं और इंपोर्ट का बिल पे करते हैं। ये वरीसम चीज है, क्योंकि आपको लोन लेना तब तक अच्छा है जब वो ऐसी जगह लगाया जाए जहां से प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो लोन पे बैक किया जा सके, वरना हम उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने और तहरीक इंसाफ से रुखसाना नवीद साहबा ने, और हमारे लाहौर के रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त पंजाब में ज़मीनी इलेक्शंस भी कवर कर रहे हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप से शुरू करती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने अपने सारे कैंडिडेट्स विड्रॉ क्यों कर दिए? आपको ये डर था कि 2018 के इलेक्शंस की तरह इस दफ़ा भी आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी? क्योंकि उस वक्त भी आपको जो एक किसी भी हल्के से एवरेज वोट पड़ा था वो 4000 भी नहीं था। देखिए, किसी खौफ की वजह से इलेक्शन में जाना ना जाना पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात के लिए ये कोई, मेरा ख्याल नहीं कि ये कोई खौफ है। और पिछले ज़मीनी इलेक्शन में लाहौर के हमने बता दिया कि हमारी क्या हैसियत है। फिर उसके बाद कराची में हुकूमत ने छोड़ा था फैसल वाडा की सीट, वो हमने जीत के दिखा दी। हमारा 7वां नंबर था और इस दफ़ा हमने वो सीट जीती जिसपे मंदोखेल साहब हमारे MNA। तो बात खौफ की नहीं होती, बात इस वक्त क्योंकि हम एक यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर हैं, इत्तेहादी जमातें हैं और उन इत्तेहादी जमातों के जो कैंडिडेट थे उनके ज्यादा वोट थे, तो यही हमारी एडजस्टमेंट थी। और दूसरी बात कि इस वक्त जरूरी है कि ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है इसके साथ चलते हुए हम कम से कम इमरान खान के इस जोम को और ये जो उनकी गलत फहमी और उन्हें बदगुमानी है कि शायद उन्हें अवाम की बड़ी सपोर्ट है, और अगर आज भी 2018 के वोट सारे आप इकट्ठा करें जो हुकूमत में जो आज जमाते हैं, तो उनके इमरान से कहीं ज्यादा वोट थे, 50 लाख से ज्यादा वोट थे।
तो हम समझते हैं कि यही साबित करने के लिए हम लोग मुत्तहद होकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें नतीजा आपके सामने आ जाएगा। बाकी पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए और अपनी खैर सगाली के पैगाम के लिए, अपनी इत्तेहादी जमात के लिए हमने उनके लिए ये अपने तमाम उम्मीदवार जो हैं उन्हें विड्रॉ किया है। ठीक है, अब बैरिस्टर साहब मैं रुखसाना साहब को शामिल करती हूँ। रुखसाना साहब, आप बताइएगा कि आपकी जमात को वोट क्यों दे? आप समझती हैं कि उस्मान बुज़दार की ऐसी परफॉर्मेंस थी कि पीटीआई को वोट पड़े, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस का जो पॉइंट है वो बहुत पीछे रह गया है और जो आप लोगों ने एक नया नैरेटिव सेट किया है साजिश वाला, उसकी बेस पे शायद वोट आपको पड़े। गवर्नेंस और परफॉर्मेंस तो शायद आपके वोटर को भी याद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है और जो हम लोग हमारी तंजीम कांटेक्ट कर रही है जनरल पब्लिक को इलेक्शन के हवाले से, तो इस पे हमें जितनी बेहतरीन रिस्पांस आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि हम लोगों की कारकर्दगी बाकी पार्टीज जो करती रही हैं 30-35 साल, उससे बेहतरीन 3.5 साल में उन्होंने करके दिखा दिया है। आप हर जगह पे देखें, नैरेटिव बिल्ड करने का सोच रहे हैं आप लोग। आप जहाँ पे भी देखते हैं कि ग्राफ हमारी पार्टी का ऊपर क्यों जा रहा है, हम लोगों का हेल्थ कार्ड सबसे बड़ा मेजर फैक्टर। इस वक्त हॉस्पिटल्स में जितने लोग जा रहे हैं मरीज, एहसास प्रोग्राम्स की वजह से, और जिन हलकों में भी जो हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने के हमें छोड़ा है, मैं छोड़ा गया कहूँगी क्योंकि वो भी हमारे बहुत करीब थे, पता नहीं उनके साथ क्या बना है और क्या उन्होंने सोचा है। उनको टिकट मिली है आगे, बहुत गलती कर दी है। उनको टिकट जिनको भी नून लीग से मिले हैं या किसी से भी पीपल्स पार्टी, तो वो पीछे हट गई है, डर गई है कि वो किसी तरह से भी एक भी कैंडिडेट उनको नहीं खड़ा कर सकी है। नून लीग ने इतना बड़ा अपना नैरेटिव यहाँ पे अपना ही वो एक प्रधानमंत्री बने हुए हैं पंजाब में। देखें, इस वक्त हर कोई गली मोहल्ले में हमें कांटेक्ट कर रहा है कि हमारे पास जल्दी कैंडिडेट्स को भेजें, हमें जल्दी कांटेक्ट किया जाए। अब हमारी आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त खड़ी हुई हैं कि हमें इस वक्त अपने आप को तब्दील करना है, क्योंकि इमरान खान ने 3.5 साल में वो कुछ कर दिखाया है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हमारा मुल्क ये भी कर सकता है। डैम्स भी फिर से बन सकते हैं क्या? फिर से एहसास प्रोग्राम्स जैसे गरीब गुरबा को भी उठाने के लिए। तो आपके दौर में कौन से डैम्स बन गए थे? कौन से डैम्स? क्या मतलब? इस वक्त हमारे 10 मेजर डैम्स बन रहे हैं जो कि हमने आने वाली पुश्तों के लिए बनाने शुरू किए हैं। हमने सिर्फ 5 साल की हुकूमत के लिए नहीं किए, हमने आज से 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद जो डैम्स बनेंगे वो हमने शुरू करवाए हैं। जैसे 62 में डैम शुरू हुए थे, वो 2-3 साल में नहीं बन गए थे, उसको टाइम लगा था, कोई 10 साल लगे थे, 15 साल लगे थे। इसी तरह से हमने ये सोच के आने वाली नस्लों के लिए हमने ये डैम्स बनाने शुरू किए हैं। और इसके अलावा 155 डैम छोटे बन रहे हैं। ये आपकी सोच है जो मुल्क तरक्की कर जाएगा हमारी इस सोच की वजह से। जी ठीक है रुखसाना साहिबा, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर आमिर साहब, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जो स्पेशल ब्रांच है वो हमारी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और हमें कैंपेन नहीं करने दे रहे, क्या ऐसा करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, असल में मेरे ख्याल से इन्हें पता है कि अवाम इनके झांसे में नहीं आ सकते। ये कुछ लोग हैं तंग दिमाग, जिन्हें इमरान खान ने पट्टी पढ़ा के, जिन्हें वो बेचारे ऐसे हैं कि उनकी बस कोई ना तारीख और जोग्राफिया और ना कोई मुताला है। वो इमरान खान के लेक्चर को सब समझते हैं, वो इमरान खान जो लेक्चर देता है उसी को वो आगे लेके चलने लगते हैं, उसी को वो समझते हैं कि शायद इमरान अकले कुल है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें पता है कि नीचे क्या हालात है, लोग जानते हैं इन्होंने जो कुछ किया, और ये चंद माह के अंदर जो इनके कारनामे सामने आए हैं वो, और उसके साथ लेकिन क्या आप लोग स्पेशल ब्रांच को इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इलेक्शन इस वक्त बिल्कुल आजाद है। जब इनकी गवर्नमेंट थी, मुझे बताएं, इनकी हुकूमत थी, जब स्पेशल ब्रांचेस सारी इनके अंडर थी, कोई ज़मीनी इलेक्शन इन्होंने जीता है उस साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर? ये सारे ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, यहाँ पे रुकिएगा, मैं हमारे रिपोर्टर को भी शामिल करती हूँ। नबील नकवी साहब, आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है और आप क्या देख रहे हैं, वोटर का रुझान किस तरफ है? ये तो लिटमस टेस्ट होता है अगले इलेक्शंस के लिए सियासी जमातों की तरफ से।
देखें, जब इंतखाबात का ऐलान हुआ है तो जो पंजाब में बिलखसूस अगर हम पंजाब की और पाकिस्तान की रिवायती सियासत की बात करें तो वो शुरू हो गई है। तीनों सियासी जमातें अपनी अपनी बेस पर इस वक्त सियासत कर रही थी, लेकिन जैसे पहले बात हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका विड्रा कर लिया। अगर आप इस वक्त देखा जाए तो पीटीआई की जो गुज़िश्ता 3 साल की जो कारकर्दगी थी, अगर उसके हवाले से मैं आपको सिर्फ लाहौर के बारे में बताऊं तो जो आम आदमी जो है ना, जो रोड पे चलने वाला आम इंसान है, उन्होंने अपने अपने लिए जो मफाद आमा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उनके हिसाब से इनको आने वाले इलेक्शंस में वोटिंग करनी है। अब अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो एक जो 3-3 4-4 महीने के प्रोजेक्ट्स थे वो उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में तवील तवील अरसे चले, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके। बहुत सारे मंसूबे सिर्फ कागजों की कार्रवाई तक रहे, उनको कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब बात की जाए ना, अवाम अब बहुत अक्लमंद हो गई है, अवाम में शऊर पैदा हो गया। खास तौर पर हमने जो इलेक्शन अभी बात हुई, जैसे आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की, जैसे बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने कहा कि डर के नहीं निकलने वाली, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन एक थोड़ा सा अगर हम पीछे चले, दिसंबर की बात करें ना, तो NA 133 हुआ, जहां परवेज रशीद साहब के इंतकाल के बाद वहां असलम गिल और शाइस्ता परवेज साहिबा के दरमियान बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। वहां पे पीपल्स पार्टी ने 31,000 वोट्स लिए थे। साना साहब, आप ये बताइएगा कि ये, पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दें कि जो आपके मुनर्रिफ अरकान गए और उनको टिकट्स दी जा रही हैं PMLN की तरफ से, तो ये कैसे आपके भी साथी थे जो अब उनकी अब कोई नज़रियाती बुनियादों पे वो सियासत नहीं कर रहे, अब कहीं से भी टिकट मिला तो वो उस पर सियासत कर रहे हैं? वही मैं कह रही हूँ जी, अवाम को शऊर आ गया है। ये इस वक्त हमारे जो जर्नलिस्ट थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवाम को शऊर आ गया है। उनको समझ आ गई है कि ये जो छोटे मोटे सड़कों के काम तो जिंदगियों में होते रहते हैं, मगर अगर अवाम पे पैसा खर्चा जाए तो उनकी सोच उस तरफ अब चल पड़ी है कि कभी हम पे भी पैसा खर्चा गया है, कभी हमें भी 12,000 14,000 या 26,000 हमारी खवातीन को मिला है, जिनको के उनके बच्चों के लिए स्टाइपेंड्स मिली हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे उनके पढ़ रहे थे, बच्चियों को 2-2,000 और लड़कों को 15-1500, और एक एक खातून ने 26,000 विड्रॉ करवाए हैं, जो कि अभी भी मिल रहे हैं। हम लोगों ने फंड्स रिलीज किए हैं अपनी पूरी टर्म के, सेहत कार्ड मिल रहे हैं, वो भी पूरी टर्म के हमने फंड्स रिलीज किए हुए हैं। और इलेक्शन इस वक्त, मैं कहती हूँ बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर इन्होंने पिछले इसमें शाइस्ता परवेज आई थी इलेक्शन में, उस हवाले से आपको बताऊं कि PTI ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, और हमारा जो वोटर था वो वोटर काफी इस तरफ चला गया था, जिसकी वजह से उनको इतना वोट मिल गया, वरना वहां लाहौर में और वो लोग और वोट ले सकें ये सवाल पैदा नहीं होता। और जो सड़कें भी बनी है ना, जो थोड़ी बहुत बनाई है उस्मान बुज़दार के जमाने में, वो भी PTI ने किए थे। बेशक वो हमारे कैंडिडेट थे, जो इस वक्त हमारे नवाज अमान 168 से खड़े हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके हलके में जितनी सड़कें इस वक्त बनी हैं और जो भी रफाई काम हुए हैं, वो सारे PTI के पैसे से हुए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कितनी सीटें ले लेगी इन 20 सीटों में से PTI? हमारी कोशिश है जी कि लाहौर में जो 4 सीटें हैं, हम 4 की 4 विन करके दिखाएं इंशाल्लाह। ठीक है, बैरिस्टर साहब आप बताएं, आप लोग कितनी सीटें ले रहे हैं? खड़े ही नहीं, तो सामने आ जाएगा, दावे नहीं करते हैं। 20 सीटें हैं और इनको बता दें, सॉरी मैं बात काटती हूँ बैरिस्टर साहब, मेरा आप कह रहे थे, मैं इस वक्त फॉर्मर MNA हूँ, मैंने रिजाइन किया हुआ है, पार्टी के साथ बैठ के हर मिनिस्ट्री में मैंने देखा है काम होते हुए। मैं भी इस वक्त क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री थी उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और जो हमारी मिनिस्ट्री ने काम किया है पहली दफा क्लीन एंड ग्रीन पे पूरे मुल्क में जितना पौधा और दरख्त लगाया है हमने, आपको सोच है आप लोगों की, ना आप सोच सकते हैं उसके बारे में, ना नून लीग कभी सोच सकती है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बैरिस्टर साहब, आप लोगों की क्या तैयारी, कितनी सीटें ले लेंगे? आप लोग तो खैर नहीं खड़े हुए, लेकिन आपके तहादी, और ये एक और सवाल इसके साथ जोड़ लें कि ये कौन सी नजरियात थी कि आपने अपने पुराने कैंडिडेट्स को इग्नोर करके आपने भी साथ दिया PMLN का और नए लोगों को भी वोट्स दिया? मतलब आपने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए अपनी नजरियात को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब 2 खवातीन के होते हुए अब मेरी क्या मजाल कि मैं जुबान चला सकूं और बात कर सकूं।
आप सवाल करती हैं, वो जवाब शुरू करती हैं, मुझे भी मौका दे दें। नहीं अगर नहीं, दोनों की बिल्कुल आप इजाजत बोले, हो। मुझे बिल्कुल आप बोले, मुझे बताएं आपने वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और नजरियात को नहीं दी? जी देखिए, ये बात नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन है और इसके अंदर यूनिटी गवर्नमेंट का ये तकाजा था। हम इस वक्त हुकूमत में इत्तेहाद के अंदर हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो यहाँ पे अच्छा ना लगता। सिर्फ और सिर्फ इस तासुर को कायम रखने के लिए, ये चंद महीनों के लिए हैं, हम तो चले इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये किस शौक में इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये तो इस्तीफे दे के बाहर असेंबलियों पे लानते बेचते हैं, हुकूमत तोड़वाने के लिए निकले हैं, साथ इलेक्शन भी लड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी परफॉर्मेंस को खुद बैठ के ये सुबहान अल्लाह करते रहे, कोई काम नहीं। ये पता चल जाएगा आवाम इनकी परफॉर्मेंस को किस तरह जज करते हैं, वो सारी चीजें इनके सामने आ जाएंगी। ये इन्होंने जो कहा ना कि 133 में इनके वोट हमें मिल, बीबी अब क्या मैं कहूँ, असल में हमारे वोट थे जो इन्हें शिफ्ट किए गए बड़े तरीके से, और वो पीएमएलएन की नफरत का वोट उसे बनाया गया। लेकिन बैरिस्टर साहब, इस वक्त तो जो आपकी भी गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है और पिछले 3 माह में जिस तरह से उनकी पोजीशन फ्लक्चुएट हो रही है, वोटर बहुत क्लियर हो सकता है कि अगर पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया तो डिलीवर तो आप भी नहीं कर रहे। कि मैं तो कभी भी यहाँ पे तोता फाल के लिए नहीं बैठा, ये पता चल जाएगा आपको जुलाई के अंदर। लोग इतने सियाने हैं कि एक तरफ 1500 दिन है और एक तरफ अभी 100 दिन भी नहीं है। लोग दोनों को जज करेंगे, दोनों की कॉम्पिटेंस को जज करेंगे। लोग देखेंगे कि इनकी हुकूमत आए तो पंजाब को ये बुजदार देते हैं, और बुजदार क्या है वो आपके सामने है। तो ये तो कंपैरिजन लोग करेंगे, मेरे कहने से, दावों से तो कुछ नहीं बनेगा। मेरी तो बात सिर्फ इनसे है कि ये जो कह रहे थे ना कि हमारे इनके वोट हमें मिले हैं, हकीकत में हमारे वोट इन्हें शिफ्ट हुए हैं। जो हमारी एक रिफ्ट रही है पीएमएलएन के साथ, शायद उस वोटर को उन्होंने नफरत के वोटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। मुझे रुखसाना नवीद से एक सवाल करने दें। रुखसाना साहबा, आपके रिसेंटली अभी खबर सामने है कि आपके, बात तो पूरी करने दे। जी मैं बात करता हूँ, आप काट देती हैं, फिर इस तरह तो फायदा नहीं है बात करने का। मैं आप ही की बात, तो मैं समझता हूँ जब भी वोटर नफरत से हटेगा, उसे पता चलेगा कि मुल्क के लिए इकट्ठा भी होना पड़ता है। हम सियासतदान हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के मफाद के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ता है और हमें इकट्ठा होना चाहिए। अब इनसे सवाल आते हैं, इन्होंने इतने दरख्त लगा दिए, जंगल जलते हुए हम आजकल केपीके में देख रहे हैं। अब जो बंदा डैम के ऊपर झूठ बोले, एहसास प्रोग्राम पे ये क्रेडिट ले रहे हैं। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जिसमें 5 साल तक हमने पैसे दिए हैं, उसके बाद 5 साल पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। हमने हक्के वसीला, हक्के रोजगार, हक्के सेहत के अंदर लोगों को 3-3 लाख रुपया दिया है उनकी सेहत के लिए। इन्होंने भी कुछ किया नहीं। हमारी ही चीजों के ऊपर ये बोर्ड लगा लगा के, इनसे लोग ये सवाल करेंगे कि अगर आप गुलामी में थे 4 साल, तो ये जो 23 मार्च की परेड हुई थी 4 दिन हुकूमत जाने से पहले, उस वक्त इमरान खान ने उस दिन परेड में क्यों नहीं कहा कि हम गुलाम हैं? उस दिन तो इमरान खान तराने गा रहा था कि पाकिस्तान बड़ी बावकार कौम है, जब परेड देख रहा था। मुझे बिल्कुल तो ये सब तमाशे लोग से कट जाती है और इन्हें सिर्फ मैंने इतना कहना है कि इमरान खान को सुनने की बजाय कोई ढंग की बात सुने, ठीक है, ढंग की बात करने। ठीक है बैरिस्टर साहब, मुझे उनसे बात करने दीजिए। अभी रुखसाना नवीद साहब, आपके कानों तक ये खबर पहुंची होगी कि आपके एक एमपी कॉलीग ने पंजाब असेंबली से रिजाइन किया और उनका ये कहना है कि फंड्स नहीं दिए। इसी तरह आपकी पार्टी के अंदर ग्रुप्स भी बने पंजाब के अंदर। तो फिर किन किन बुनियादों पर आप कह सकते हैं कि आपका वोट बैंक इंटैक्ट है, जब आपकी अपनी पार्टी इंटैक्ट नहीं है पंजाब के अंदर? नहीं, पंजाब के अंदर बिल्कुल पार्टी इंटैक्ट है। छोटे मोटे ग्रीवियंसेस होते हैं, वो सब पार्टीज में होते हैं, क्योंकि हमारे मतलब इंसान है और हर कोई इस वक्त अपनी जो कहता है सुनता है। और इस वक्त हमारे चेयरमैन ने फैसले किए हैं जिसको भी टिकट दिए हैं। ऊंच नीच हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम लोग पूरी तरह अपनी ग्रिप है हमारी इस वक्त इलेक्शंस पे, और इंशाल्लाह हमारे सब कैंडिडेट्स जीतेंगे। ठीक है रुखसाना नवीद साहब, ये बताइएगा कि जो सोशल में आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हो, आप दोनों से पूछना चाह रही हूँ रुखसाना साहब, जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो कौन चलवा रहा है? वो किसके सियासी मफाद में जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस तरह से होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। आप देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन ने बार बार कहा है मेरे से ज्यादा मेरी फौज मुल्क के लिए है। ये बार बार कहा जा रहा है। हमारी पूरी पार्टी में ये नैरेटिव है कि जो इस वक्त हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और ये शुरुआत नवाज शरीफ ने, अगर आपको याद है, उसके बाद से ये ऐसा सिलसिला चला है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इमरान खान ने भी उसको फॉलो किया। नहीं, देखें, अब इस वक्त तो सिर्फ एक फैक्टर है ना जहाँ पे कि हमारे एकदम से अगेंस्ट चीज खड़ी हो गई। वो क्यों हुई?
वो भी सबके सामने है। लेकिन को आपके पता जलसों है में जो कि पोस्टर्स यूज हो रहे हैं वो जब बना के आते हैं तो आपके लोगों को पता तो चलता होगा, उनकी तो बाकायदा तस्वीर सर्कुलेट की जाती हैं। वही मैं वही बात कर रही हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जनरल पब्लिक ने भी ये काम शुरू कर दिया है, जिनके दिलों में इस वक्त अवाम इस कदर फौज की इज्जत रिस्पेक्ट करती थी। हमारे इतने शहीद हुए हैं, मेरे अपनी फैमिली में मेरे दादा मेरे जनरल, मेरे चाचा मेरे जनरल, मेरा भाई अभी ब्रिगेडियर। मतलब ये कि हम लोग इस कदर इस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि ये ठीक क्यों यहाँ तक ठीक है पहुंच गई ठीक है ये ठीक हो है नहीं बैरिस्टर साहब, आप शॉर्टली बताइएगा कि ये ट्रेंड्स किसकी फेवर में जा रहे हैं पॉलिटिकली। वो कह रही है कि शुरुआत नवाज शरीफ ने की थी। देखिए, जिसने भी किया था इन्हें तो अभी कोई दुख नहीं लगा। इनका दुख क्या है? कोई भी लाडला हो, उसका दुख ये है कि मुझे लाडला बनाए रखें, मेरी हुकूमत बनवाएं भी और मेरी हुकूमत बचाएं भी। और यही रोना है। इमरान खान की हर तकरीर के ये अंदर है, न्यूट्रल ठीक है न्यूट्रल क्यों हो गए, मुझे बचाया क्यों नहीं। तो असल में पीपल्स पार्टी का ये इशू नहीं। हम कहते हैं कि फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए और कोई सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे साथ फौज की हर फौजी आमर के खिलाफ, डिक्टेटर के खिलाफ हमने जद्दोजहद किया है, अयूब से लेकर मुशर्रफ तक, लेकिन हमने कभी फौज के इदारे के ऊपर उंगली लेकिन नहीं राना उठाई। सनाउल्लाह हमने कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ये पैगाम लेके आए थे कि न्यूट्रल हो गया है। ईंट ईंट लेकिन न्यूट्रल बचानी होना थी। तो अच्छी बात है। न्यूट्रल होना तो अच्छी बात है। फौज का आइन के अंदर तो रोल क्या आने वाले न्यूट्रल वक्त में होना आसिफ ही है। अली जरदारी साहब लाडले बनने जा रहे हैं? हमें हमें लाडला बनने की क्या जरूरत है? हमने तो पहले कहा कि हम कहते हैं ठीक है कि बुक को पढ़ें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हर इदारा अपने लाड- डोमेन में काम करे। यही आप दोनों का पाकिस्तान की बहुत तरक्की शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई हैव टू वाइंड अप। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।